टैरो के थ्रू आप कैसे मीडियम बनती हैं, पूर्वजों से बात करवा देती हैं? जब सोल्स, जो आत्माएं होती हैं, वो क्रॉस नहीं कर पाती, वो अटक जाती हैं किसी कारण से, उनका कोई अनुभव अधूरा रह जाता है, या वो अपनों से कोई संपर्क करना चाहते हैं, जाने से पहले वो सारा क्लोज करके जाना चाहते हैं, तब मीडियमशिप या एक माध्यम बन के उनकी मदद करना मतलब ये होता है। अगर आप इस कार्ड को ध्यान से देखेंगे तो एक एंजल है और बहुत सारे नीचे आप देखेंगे तो लोग अपनी कब्रों में से निकलकर बाहर आ रहे हैं, गए हुए लोग वापस से कम्युनिकेट करने की कोशिश कर। जब मैं मून कार्ड के बारे में बात करूंगी, मून कार्ड अक्सर जब आता है, जब आपका काफ़ी लोग मेरे पास आते हैं, तो जैसे ये कार्ड आता है मैं बोलती हूँ आपको कोई सपना आ रहा है कि आपको रोज़ रात में कोई मैसेज आ रहे हैं या कुछ दिखाई देता है, तो आपको कैसे पता? हाल ही में बहुत खराब इंसिडेंट्स हुआ, एक प्लेन क्रैश हुआ, उसमें ऑलमोस्ट सब मारे गए, और एक पहलगांव में हुआ। तो ये इंसिडेंट्स हो जाते हैं एक साथ, एक टाइम पे ही मौत हो गई, तो ये सोल्स फिर जाती कहाँ हैं? हमें लगता है कोइंसिडेंस है, लेकिन ये उनका डेस्टाइन पाथ होता है, उनका सोल कॉन्ट्रैक्ट होता है कि वो ग्रुप में आते हैं और वो ग्रुप में जाते हैं, कहीं ना कोई ऐसा कनेक्शन होता है। ये दोनों बहुत अलग अलग तरह की बातें हैं, मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगी इस चीज़ को। कि भाई अचानक मौत हो गई और मन में बात रह गई और कुछ बता नहीं पाए। वो पूरे टाइम उसका एक बहुत यंग ब्रदर एक्सपायर हुआ था, तो वो बहुत ज़्यादा रोती थी, उसको वो भूल ही नहीं पा रही थी। सबको लगता था कि उसे बहुत याद आती है तो वो रो रही है, और मैंने बोला आप इसलिए नहीं रो रहे हो कि आपको आपके भाई की याद आती है? बोलती नहीं। मैंने बोला आप इसलिए रो रहे हो क्योंकि आपको कंटिन्यूस दिखाई दे रहा है? शी सेड हाँ। तो वो पूरा दिन मेरे पास से, पूरा दिन मेरे साथ में, उसको बोलती हूँ चले जा, तेरा टाइम हो गया है, तेरा शरीर ख़त्म हो चुका है, तू चले जा मेरे पास से, लेकिन वो जाने के लिए तैयार नहीं है। और उन्होंने मुझे बताया कि मैम एक दिन मैं कश्मीर में पोस्टेड था, गोलीबारी चल रही थी, सामने टेररिस्ट थे और मैं एक पेड़ के पीछे खड़ा था और मैं बार बार वहाँ से गोली चला रहा था। समहाउ एक पर्टिकुलर गोली आई और मैं झुक के सामने फायर करने की कोशिश कर रहा था, और मुझे ऐसा लगा जैसे मुझे पीछे से किसी ने खींचा हो, मैं अपने आप पीछे नहीं गया, और मैम वहाँ कोई नहीं था। नीम करोली बाबा जी, तो क्या मतलब उनके जैसे कहते हैं कि उनके आश्रम में जाओ तो एक अलग सी एनर्जी फील होती है? नीम करोली बाबा के बारे में काफ़ी लोग बोलते हैं कि जब वो मनुष्य रूप में थे, उनका हनुमान जी से एकदम वन ऑन वन कनेक्शन था। प्रेमानंद महाराज के प्रेजेंस इटसेल्फ में आप बैठेंगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे एक अलग सी शांति है। अभी आप मुझे कुछ नहीं बताएंगे, मैं धीरे से बोलूँगी। ओह वाह, हाई प्रीस्टेस आपका साथ दिल, आपको ऑकल्ट में बहुत इंटरेस्ट है। मेरा इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है, और कहीं ना कहीं आप इस बारे में पढ़ते भी बहुत रहते हैं। आप आज मुझसे, क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल्स आया है, कहीं ना कहीं आप किसी मेल के बारे में मुझसे बात करना चाहते हैं। नमस्कार। कई बार देखा होगा कि आप छोटे मोटे मेले में जाते हैं या कोई ऐसे ही कोई इवेंट्स होते हैं, तो वहाँ पर एक पिंजरे में तोता होता है और एक व्यक्ति कार्ड्स लेके बैठा हुआ होता है। लोग उनके पास जाते हैं और कोई प्रश्न पूछते हैं, हाँ ना में ही जवाब जानना चाहते हैं नॉर्मली लोग, तो वो पिंजरे से तोता निकलता है और एक पर्ची उठा के उनको देता है और उनको जवाब मिल जाता है। तो ये क्या सब भावों और वाइब्रेशंस का ही तो खेल है कि एक दूसरे से वाइब्रेशन जुड़ती है और इंसान को अपना जवाब मिल जाता है। आज हम ऑकल्ट साइंस के बारे में, गूढ़ गुप्त विद्या और मीडियमशिप के बारे में बात करेंगे कि हम कैसे एक इंसान माध्यम बन सकता है किसी को पूर्वजों की आत्माओं से मिलन करवाने के लिए और बात करवाने के लिए कि ये क्या उनके मन में चल रहा है और क्या कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो सॉल्व हो सकती हैं। आज हमारे बीच में हैं नुपुर हेडा पाटिल जी, जो कि एक टैरो रीडर हैं। ये टैरो रीडर क्यों बनी? क्योंकि इनको ऑकल्ट साइंस में बहुत शौक़ था और ये गिफ्टेड थी, पिताजी से इनको ये गिफ्ट मिला हुआ है। इन्होंने एक किताब भी लिखी है और किताब का नाम है सफल्स ऑफ लाइफ। इसको आप ज़रूर से पढ़िएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है और आपको बहुत अच्छा अनुभव होगा। आज हम नुपुर जी से जानेंगे कि क्या है कि आप किसी को टैरो रीडिंग करते हुए आप किसी की आत्मा से जुड़ाव करा देते हैं मीडियम बन के, और उनको आंसर्स इतने अच्छे मिल जाते हैं कि उनकी लाइफ एक बहुत सुकून वाली हो जाती है। नमस्कार। नमस्कार प्रिया, थैंक यू मुझे बुलाने के लिए। मैं अपने आप को बहुत फॉर्चुनेट समझती हूँ कि आज मैं इस टॉपिक पे बात करूँगी जो काफ़ी अंधविश्वास के जोन में चला गया है, और आज हम सारे वो मिथ्स क्लियर करेंगे। मीडियमशिप मेरे लिए बहुत ही नेचुरली आया।
मैंने हमेशा अपने फादर को बचपन में ये सब करते हुए देखा था, जब वो लोगों की मदद करते थे, जब सोल्स जो आत्माएं होती हैं वो क्रॉस नहीं कर पाती, वो अटक जाती हैं किसी कारण से, उनका कोई अनुभव अधूरा रह जाता है, या वो अपनों से कोई संपर्क करना चाहते हैं, जाने से पहले वो सारा क्लोज करके जाना चाहते हैं, तब मीडियमशिप या एक माध्यम बन के उनकी मदद करना। जब मैंने पापा को करते हुए देखा, मुझे लगा कि ये तो कितना अच्छा है, मैं लोगों की मदद कर सकूंगी। मेरे दिमाग में वो स्टारडम वाला थॉट नहीं था, हमेशा ये था कि मुझे एक माध्यम बन के लोगों की मदद करनी है। बिल्कुल। जब धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी, मैंने टैरो को जब चूज़ किया कि मैं एक फॉर्चून टेलर बनूंगी और टैरो से लोगों का फॉर्चून बताऊंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे फादर ने मुझे गाइड किया था कि आपको कोई ना कोई माध्यम चुनना ही पड़ेगा। आप ऐसे बाबा की तरह बैठ के बातें नहीं कर सकते, क्योंकि एक सदी में, आप आज इस सदी को देखिए, कोई भी बिलीव करेगा नहीं। वो उनको 20 साल पहले पता था कि एक सदी ऐसी आएगी जब लोग ये सब विश्वास नहीं करेंगे, उन्हें एक साइंटिफिक प्रूफ चाहिए होगा, या कोई ना कोई विजिबल, जैसे एक कार्ड होता है, एक विजिबिलिटी चाहिए होगी कि मैं जो देख रहा हूँ या देख रही हूँ वो सही है। तो टैरो के थ्रू आप कैसे मीडियम बनती हैं कि मतलब पूर्वजों से बात करवा देती हैं या उनके आंसर्स ले लेती हैं, तो ये कैसे होता है? पता है प्रिया, जब भी कोई मुझसे सवाल पूछता है, मैं 2 मिनट के लिए चुप होकर ये सोचती हूँ कि अच्छा ये हो कैसे रहा है, क्योंकि लॉजिक है ही नहीं। मीडियमशिप या जितनी भी साइकिक एबिलिटीज़ होती है, ये सब स्यूडो साइंसेस में आती है, इनको साइंटिफिक कोई एविडेंस नहीं है, कोई मान्यता नहीं है। जब मैंने शुरुआत करी तब मेरे लिए टैरो एक दोस्त बन गया, एक ऐसा मीडियम बन गया जहाँ सिंबल्स थे, कलर्स थे, पिक्चर्स थे, और अचानक से वो थॉट्स में आने लगा। अलग अलग तरह की साइकिक्स होते हैं, अगर आप मिलेंगे, मार्केट में जाएंगे, अब तो मार्केट ही बोलेंगे इस चीज़ को। कुछ होते हैं जिन्हें चीज़ें दिखाई देती हैं, कुछ होते हैं जिन्हें चीज़ें सुनाई देती हैं, इनके नाम होते हैं, इन्हें क्लेयरवॉयंस कहते हैं, क्लेयर कॉन्शियस कहते हैं। मीडियमशिप इन्हीं साइकिक एबिलिटीज़ का एक तरीका है, एक हिस्सा है, जहाँ आप डिपार्टेड सोल्स से कनेक्ट करके या तो आप खुद माध्यम बन सकते हैं, लेकिन मैंने जब चूज किया, मुझे लगा कि मैं टैरो को माध्यम बनाऊंगी। तो कुछ टैरो के कार्ड्स बताइए जिससे आपको पता लग जाता है कि हाँ वो माध्यम बन रही हैं आप उनको जवाब देने का। ये ऐसे बहुत सारे कार्ड्स हैं प्रिया जो इंडिकेट करते हैं, जब अचानक से कोई क्लाइंट मेरे सामने आके बैठता है, और कभी कभी तो वो प्लान नहीं करते, लेकिन उनके साथ वो मैसेजेस आना शुरू हो जाते हैं जैसे ही वो सामने बैठते हैं। ऐसे बहुत सारे अलग अलग कार्ड्स हैं। मैं आपको कुछ मेरे जो चुनिंदा कार्ड्स हैं वो बताऊंगी आज। एक जैसे जजमेंट कार्ड है। जजमेंट कार्ड का मतलब ही होता है, अगर आप इस कार्ड को ध्यान से देखेंगे तो एक एंजल है, और बहुत सारे नीचे आप देखेंगे तो लोग अपनी कब्रों में से निकल कर बाहर आ रहे हैं। ये एक थ्रेशोल्ड है जहाँ गए हुए लोग वापस से कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं। तो जैसे ये आता है तो डिपार्टेड सोल्स कुछ ना कुछ अधूरा कहा हुआ बताने की कोशिश करती है। ये एक बहुत सॉलिड कार्ड है। जब मैं मून कार्ड के बारे में बात करूँगी, मून कार्ड अक्सर जब आता है जब आपका सबकॉन्शियस, काफ़ी लोग मेरे पास आते हैं तो जैसे ये कार्ड आता है वो बोलते हैं आपको कोई सपना आ रहा है, आपके सबकॉन्शियस में कुछ है ऐसा कि आपको रोज़ रात में कोई मैसेज आ रहे हैं या कुछ दिखाई देता है, बोलते आपको कैसे पता? तो मैं उनको बताती हूँ कि आपका कार्ड कह रहा है कि आपके डिपार्टेड सोल्स जो हैं, जो इस दुनिया से जो शारीरिक तौर पर चले गए हैं और सोल फॉर्म में हैं, आत्मा फॉर्म में हैं, वो आपसे कनेक्ट करना चाह रहे हैं आपके सबकॉन्शियस के थ्रू, मतलब ड्रीम्स के थ्रू आपका सबकॉन्शियस, मतलब आप सो रहे हैं। तो मैं अक्सर उनसे सवाल भी इसी तरह से पूछती हूँ कि आपको कोई सपना आ रहा है, या आप अचानक से कोई एक थॉट है जो बहुत रेपिटेटिव है, कोई ऐसा मैसेज है जो बार बार आता है। कभी कभी वो एंजल मैसेजेस के थ्रू आता है, एंजल नंबर्स आपने सुना होगा। टेम्परेंस एक ऐसा कार्ड है जहाँ एंजल इंटरफेरेंस दिखता है। टेम्परेंस में आप देखेंगे एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा एंजल कुछ चीज़ें मिक्स करने के, आपके इमोशंस मिक्स करने की कोशिश कर रहा है। ये एक एंजल है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग कार्ड है जब आपके एंजल्स आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं। इसी तरह से एक हायरोफेंट करके एक कार्ड है। ये पूर्वजों का सबसे स्ट्रॉन्ग कार्ड है, क्योंकि ये आपके गार्जियन एंजल्स हैं, या ये आपके स्पिरिट गाइड्स हैं जो स्पिरिट फॉर्म में आपसे कम्युनिकेट करके आपको कोई ना कोई मैसेज देना चाहते हैं या कोई ना कोई गाइडेंस देना चाहते हैं। तो इस तरह से बहुत कार्ड्स हैं टैरो में। जब मैं लोगों के कार्ड्स पढ़ने की कोशिश करती हूँ और सडनली वो कार्ड्स जंप करके आ जाते हैं, जैसे मेरा एक फेवरेट कार्ड है, उसे
नाइट ऑफ सॉर्ड्स कहते हैं। अगर मैं कोई रीडिंग कर रही हूँ और वो अपने डिपार्टेड सोल्स की बात कर रहे हो, नाइट ऑफ सॉर्ड्स आ गया, तो मैं बोलती हूँ आपके जो पूर्वज हैं या डिपार्टेड सोल्स हैं वो आपसे तुरंत बात करना चाहते हैं। देयर इज एन अर्जेंसी इन द कार्ड दिखाएं। तो कई ऐसी रीडिंग्स आपने अनुभव की जो कि साझा कीजिए कि आपको मतलब बहुत लोगों ने आपको रीडिंग कराई और आपने वो मीडियमशिप से जुड़ गए और एक कोई आश्चर्यजनक मतलब कोई सामने आया, मतलब निकल के कुछ आश्चर्यजनक चीज़। मेरे पास एक लेडी आई, वो उनके हस्बैंड एक्सपायर हुए थे विद अ लॉट ऑफ इलनेस, 2 years लॉन्ग उन्होंने सफ़र किया और वो पास अवे हो गए। वो बहुत उलझी हुई थी उस परिस्थिति में, वो जानते हुए भी बाहर नहीं निकल पा रही थी। कभी कभी होता है जब हम किसी को खोते हैं, आप उस फैक्ट से कभी एडजस्ट नहीं कर सकते, चाहे आपको डॉक्टर्स कितना भी बोल दें। उस चीज़ से आगे बढ़ने के लिए बहुत करेज चाहिए होता है, बहुत हिम्मत चाहिए होती है, बहुत समझौता करना पड़ता है आपको आज के साथ। तो जब वो मेरे पास आई, वो बहुत उलझी हुई थी, सवालों के साथ थी और उसको ऐसा लग रहा था कि आप बस मेरे हस्बैंड से एक बार बात करा दो। और मैं कोशिश कर रही हूँ, उनके हस्बैंड बहुत ज़्यादा बात करने में इंटरेस्टेड नहीं थे, क्योंकि वो कह रहे थे कि लुक मैं मूव ऑन हो चुका हूँ, मैं बहुत पेन में था, मैंने बहुत दर्द सहन किया है, अब मैं एक ऐसे प्लेन में हूँ जहाँ पे मैं हील कर रहा हूँ अपने आप को, एक ऐसे फेज़ में हूँ जहाँ मैं हीलिंग के फेज़ में हूँ, आप मुझे डिस्टर्ब मत करो, आप मुझसे कम्युनिकेट करने की कोशिश मत करो। और इतनी सारी सोल्स बार बार कम्युनिकेट करना चाहती थी, कभी नाइट ऑफ सॉर्ड्स आता था, कभी क्वीन ऑफ सॉर्ड्स आता था। तो मुझे ऐसा लग रहा था बहुत सारे लोग आपसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं। और मैंने धीरे से उनसे बोला कि एक बहुत यंग सा लड़का है, 17-18 साल का लड़का है, जो आपसे बहुत डेस्परेटली बात करना चाहता है। और वो एकदम से रोने लग गई, ज़ोर ज़ोर से रोने लग गई। वो मेरे लिए बहुत ही टचिंग मोमेंट था। इस स्टोरी को मैं आगे भी आपको सुनाऊंगी, लेकिन ये मेरे लिए एक वैसा था कि एक मैसेज अपने आप मेरे पास आया कि मैं नहीं बात करना चाहता हूँ, लेकिन एक ने कहा कि रुको मैं बात करूँगा। तो इस तरह से ये कुछ मैसेज दिया उसने, बहुत सारे मैसेजेस दिए। मतलब वो एक ऐसी स्टोरी है जो बहुत क्लोज है मेरे हार्ट की। उन्होंने अपना बेटा खोया था बहुत कम उम्र में। इनफैक्ट वो उस समय उस बच्चे के बारे में सोच भी नहीं रही थी। जब वो 18 साल का था, आज से 20 साल पहले जब वो एक्सपायर हुआ, तब जब वो मुझसे बात कर रही थी तब वो सोच भी नहीं रही थी कि वो उसके बारे में सोच रही हैं। और मैं सबसे ज़्यादा सरप्राइज थी, क्योंकि मेरे लिए मुझे नहीं पता ये सोल्स कहाँ जाती हैं। हमने पढ़ा बहुत है, हमने पुराने बहुत पढ़ी हैं, सारी जगह कुछ ना कुछ संदर्भ होता है इन सब चीज़ों का। लेकिन जब मेरे दिमाग में मीडियमशिप एक स्टोरी की तरह आता है, थॉट्स की तरह आता है, जब मैं उसको देख रही हूँ, वो एकदम फ्रेश आराम से फोल्ड ऐसे हैंड करके बैठा हुआ है, ये एकदम कंफर्टेबल है, इज इन अ वेरी कंफर्टेबल जोन। और वो बोले कहाँ है वो? मैंने बोला आप ही के रूम में एक चेयर पे बैठा हुआ है। एंड शी सेड हाँ मेरे बाजू में एक चेयर है। एंड आई सेड कि वो बहुत ब्लू कलर का दिखता है। बोले हाँ वो डेनिम्स बहुत पसंद करता था। तो मतलब क्या वो प्रोटेक्ट कर रहा है अपनी मदर को? वो बहुत सारे मैसेजेस लेके आया था। वो कहता था कि मैं अपनी मदर से दूर नहीं होना चाहता, लेकिन मैं दोबारा जन्म भी नहीं लेना चाहता, क्योंकि मेरे जितने भी लेसन्स थे मैंने इस लाइफ में पूरे कर लिए। तो मैं उनके पास एक सहारे की तरह रहना चाहता हूँ, मैं उन्हें खुशी देना चाहता हूँ। और वो मुझे उन्होंने मुझे बताया, वो मुझे बोलने लगती है कि मैं बहुत बार अपने बेटे का प्रेजेंस महसूस करती हूँ। जब भी मैं बहुत दुखी होती हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे एक वार्मथ हग कर रही है, मुझे समझ में आता है कि मुझे कोई ना कोई कंफर्ट दे रहा है। मतलब वो एक गाइड बन गया उनके लिए, गाइड से भी ज़्यादा एक सहारा बन गया। गाइड्स बहुत अलग तरह के मैसेजेस देते हैं। गाइड्स मैं आपको बहुत सारी कहानियाँ बताऊंगी इस सेशन में, जहाँ गाइड्स ने मैसेजेस दिए हैं, प्रॉपर क्लियर मैसेजेस दिए हैं। जब वो इवॉल्व होकर, जब सोल्स इवॉल्व होना शुरू करती हैं, उनके अलग अलग प्लेन्स होते हैं। हम उस बारे में भी बात करेंगे जब हम निपुर। और भी कुछ ऐसी स्टोरीज होंगी जिसने आपने मतलब कि वाकई में उनको लगा कि हमको हेल्प मिल सकती है, मतलब थ्रू टैरो रीडिंग और ये मीडियम से जुड़ के हमको बहुत हेल्प मिल सकती है? कोई ऐसा वाकया हुआ या ऐसा इंसिडेंट किसी को आपने हेल्प किया? एक बहुत ही प्यारा सा इंसिडेंट है, बहुत ही इमोशनल सा है। और वो लड़की मेरे पास आई जबकि उसका मीडियमशिप से कोई लेना देना नहीं था। वो आई 20-25 ईयर्स की लड़की थी, और वो शादी उसकी हो नहीं रही थी, और घर वाले काफ़ी परेशान से थे कि शादी करनी है, शादी करनी है, शादी करनी है। वो मेरे पास आई और बोलती कि मैं बस थक गई हूँ, मैं लड़कों से मिल कर थक गई हूँ, तो आप मुझे बताओ कि मेरी शादी कैसे होगी, क्या करूँ मैं। आपने रीडिंग करी कार्ड से? मैंने रीडिंग करी, और बार बार एक फीमेल का प्रेजेंस आ रहा था, somebody who was a 30-year-old फीमेल। मुझे लगा ठीक है शायद वो मेरी सोच है, तो मैंने उसको, क्योंकि वो मुझसे पूछ नहीं रही थी, उसने ऐसा कुछ पूछा नहीं, कहीं ना कहीं उसके जो स्पिरिट गाइड थे वो उसे हेल्प करना चाह रहे थे। तो मैंने उससे पूछा कि कोई 32 ईयर ओल्ड लेडी है, वो बार बार मेरे कार्ड्स में आ रही है और वो अपनी हेल्प करना चाहती हैं। एंड शी वाज सरप्राइज्ड। शी सेड
ओके आप मुझे और बताओ उनके बारे में। तो मैंने बताया कि वो इस तरह से दिख रही हैं और लेकिन उनके आसपास कोई बेबी नहीं दिख रहा है, जबकि फॉर मी एक 32 ईयर ओल्ड मतलब मोस्ट प्रॉब्ली अपनी मदरहुड जर्नी के आसपास होनी चाहिए थी। और मैंने कहा कि वो बहुत परेशान थी, वो भी ऐसे सोशल प्रेशर से बहुत परेशान थी। तो बोलती मेरी भाभी 2 साल पहले गुजरी और उन्हें बेबीज़ नहीं हो रहे थे और उनके ऊपर बहुत प्रेशर था कि बेबी करो बेबी करो। वो मुझे हमेशा ये समझाती थी कि जो मैं फ़ील कर रही हूँ आप वो प्रेशर कभी फ़ील मत करना। तो मैंने उसको बताया कि आपकी भाभी आपको क्या क्या कहना चाह रही हैं। उस पर्टिकुलर रीडिंग में उन्होंने मुझे सारे इंडिकेशंस दिए उसकी भाभी ने कि दीदी आपकी शादी, मतलब वो अपनी ननद से बात करें थी और उन्होंने कहा कि दीदी आपकी शादी इस तरह के लड़के से होगी, इस समय होगी, इस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में होगी, कि आप अभी से मत ढूंढो, आप रुक जाओ अक्टूबर तक, सामने से रिश्ता आएगा, अक्टूबर में रिश्ता आएगा, आप उस लड़के से मिलोगे, 6 महीने के अंदर अंदर आपकी शादी हो जाएगी, विद इन एन ईयर आप बेबी भी प्लान कर लेंगे। मैं आज भी उस क्लाइंट से टच में हूँ, उसका बच्चा भी अब 4 साल का हो चुका है और हम कभी भी याद करते हैं तो वो हमेशा बोलती है कि अगर उस दिन मेरी भाभी ने मुझे गाइड नहीं किया होता स्पिरिट फॉर्म में आके तो शायद मैं आज इस स्टेज पे इतनी खुश नहीं होती। उसकी शादी उसी सिटी में हुई क्योंकि उसकी भाभी गई थी तो उसकी मदर की लाइफ में एक वो बहुत बड़ा एम्प्टी स्पेस था। तो जब उससे बेबी हुआ तो उसकी मदर फादर ने जो लाइफ एंजॉय करी वो उसकी भाभी उस सेशन में सब कुछ बता के गई थी। मैं जब भी इन सब चीज़ों के बारे में बात करती हूँ मुझे थोड़े गूज़बम्स आ जाते हैं, लेकिन बट मतलब ये है कि मतलब आप टैरो से भी कुछ ज़्यादा मतलब बता सकती हैं। मैंने जैसे भी आपकी जो वार्तालाप सुनी है तो मेरे को ये लग रहा है कि आप टैरो रीडिंग तो करती हैं पर टैरो रीडिंग के अलावा भी आप कई आत्माओं से संवाद बना लेती हैं किसी लोगों के लिए और आप उनको आंसर्स बहुत प्रॉपरली देती हैं, मतलब इन अ प्रॉपर वे देती हैं, मतलब कि भाई उनको एक सेटिस्फैक्शन मिल जाता है। मतलब टैरो मेरे लिए सिर्फ एक जरिया है। हाँ। मुझे पता है कि वो सारा डेटा या वो सारा यूनिवर्सल गाइडेंस अपने आप आएगा, लेकिन मैं बिना टैरो के वो करना चूज नहीं करती क्योंकि फिर मैं अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर पाऊंगी। फिर सोल्स अगर डायरेक्टली मुझसे इंटरेक्ट करेंगी तो मैं अपनी एनर्जी को किस तरह से कैसे करूँगी। अचानक मृत्यु हो जाती है, कुछ मन में बातें रह जाती हैं, तो आप क्या, जैसे अभी थी कि वो मृत्यु हो गई थी जैसे आपने भाभी का बताया, तो आपने ऐसे और परिवारों की भी मदद करी कि भाई अचानक मौत हो गई और मन में बात रह गई और कुछ बता नहीं पाए, तो कुछ ऐसे आपने हेल्प करी? जब भी अचानक मृत्यु होती है मेरे पास तो ऐसे बहुत सारे किस्से आते हैं जब सिस्टर्स अपने ब्रदर के लिए या अपनी फैमिली मेम्बर के लिए जो एक्सीडेंट में गुजर जाते हैं, इस तरह के बहुत सारे। लेकिन सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा प्रिया कि ये सोल्स के साथ क्या होता है, ये क्यों पीछे रह जाती हैं। क्योंकि एक अगर हम अपने अध्यात्म के तौर पे चलेंगे तो 2 तरह के रास्ते होते हैं। एक कहता है एक हमारे जो वैदिक साइंसेस होता है उसमें कहते हैं कि एक बार हमारा जब मृत्यु हो जाता है हमारी सोल एक योनि में जाती है, या तो वो स्वर्ग में जाती है, नरक में जाती है, आपके कर्म जिस तरह से होते हैं उस हिसाब से आपका अगला जन्म तय होता है। दूसरा रास्ता जो हम ऑकल्टिस्ट जो हिडन साइंसेस में होते हैं, जो इस तरह की विद्या के साथ काम करते हैं, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि ऐसी कोई योनि नहीं होती है। जैसे ही सोल हमारे शरीर से फ्री होती है, उसे जो फ्रीडम मिलता है, सबसे पहले वहाँ पर बहुत सारे एंजल्स प्रेजेंस होते हैं, वहाँ पर बहुत सारे गार्जियंस होते हैं, मास्टर्स होते हैं जो हमारे सारे जो लेवल्स में आते हैं, हमारे सोल के जो लेवल्स होते हैं वहाँ आते हैं, वो आपका इंतज़ार करते हैं, वो आपको साथ लेने के लिए खड़े होते हैं। मुझे कितनी बार मेरे जो क्लाइंट्स हैं उनके डिपार्टेड वंस जब वो जा रहे थे तो बोले कि मेरी जब दादी जा रही थी तो बोली थी कि ये मुझे देखो दादाजी दिख रहे हैं, वो मेरा वेट कर रहे हैं, वो हाथ आगे करके खड़े हुए हैं। तो जब इस तरह की चीज़ें होती हैं वो आपका इंतज़ार करते हैं, वो आपको वहाँ ले जाके हील करते हैं, वो आपको सारे गुड बाइज कहने में मदद करते हैं। उसके बाद आप डिसाइड करते हो कि मैंने इस पर्टिकुलर लाइफ में ये लर्न किया है, अब मैं और क्या लर्न करना चाहती हूँ। वो सोल का डिसीजन होता है कि वो कहाँ नेक्स्ट जाना चाहती है। जब अकाल मृत्यु होती है, जब अचानक से सडन डिमाइस होता है, तो सबसे पहले सोल बहुत कंफ्यूज हो जाती है, वो डिसोरिएंट हो जाती है कि क्या हुआ। उसे वो यकीन नहीं होता, वो स्टक नहीं होती है, उसे पता ही नहीं है। उस सोल की जर्नी को अचानक से समझ में ही नहीं आया कि मेरे साथ क्या हो गया। तो पहले तो वो बहुत समय तक उस सोल को ऐसा लगता है, लाइट भी दिखाई देती है लेकिन उनको पता नहीं कि वहाँ से क्रॉस करना है। उन्हें अपने गार्जियंस और एंजल्स दिखाई देते हैं लेकिन उनको लगता है कि शायद ये मेरी समझ नहीं है, ये मेरी समझ से परे है। उन केसेस में सोल्स पीछे रह जाती हैं
और वो स्टक फील करती हैं अपने आप को। उनको लगता है कि मैं अभी भी जीवित हूँ या कुछ ना कुछ, उन्हें बहुत समय लगता है रियलाइज़ होने में। ऐसी सोल्स कभी कभी हमें डिस्टर्ब भी करती हैं, हमें कभी कभी परेशान भी करती हैं। हमें लगता है वो हमें परेशान कर रही है, लेकिन वो खुद परेशान और बहुत कंफ्यूज्ड है कि उनके साथ क्या हुआ है। तो ऐसे किसी परिवार को हेल्प किया कि आपने उसको रिलीज़ करवाया सोल को? मेरे पास एक क्लाइंट आई और वो पूरे टाइम, उसका एक बहुत यंग ब्रदर एक्सपायर हुआ था, तो वो बहुत ज़्यादा रोती थी, उसको वो भूल ही नहीं पा रही थी। और सबको लगता था कि उसे बहुत याद आती है तो वो रो रही है, बिकॉज शी वॉज ऑल्सो 32-35 ईयर ओल्ड। तो वो समझदार थी, ऐसे कोई छोटा बच्चा तो था नहीं। वो कंटिन्यूस रोती थी और सब लोग उसको समझाते थे, बेटा हो गया, अब चला गया है भाई, अब कुछ नहीं होता, आप समझो, आप अपने पेरेंट्स को संभालो। वो जैसे ही मेरे पास आके बैठी और मुझे वो फील हो रहा था कि इसके आसपास एनर्जी कुछ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इट्स नॉट ओनली हर। और मैंने बोला, आप इसलिए नहीं रो रहे हो कि आपको आपके भाई की याद आती है? तो बोलती नहीं। मैंने बोला, आप इसलिए रो रहे हो क्योंकि आपको कंटिन्यूस दिखाई दे रहा है? शी सेड हाँ। तो वो पूरा दिन मेरे पास है, पूरा दिन मेरे साथ है। मैं उसको बोलती हूँ, चले जा, तेरा टाइम हो गया है, तेरा शरीर ख़त्म हो चुका है, तो चले जा मेरे पास से। लेकिन वो जाने के लिए तैयार नहीं है। तो आप मेरी मदद करो, क्योंकि वो मुझसे कुछ नहीं बोलता, मैं उससे कुछ नहीं बोलती हूँ। हम बस एक दूसरे को देख रहे हैं। तो मैं क्या करूँ? और टैरो कार्ड्स ने उस वक्त हेल्प करी उसकी, वो मैसेजेस देने में। जब मैं कार्ड्स उठाती गई, उसने बताया उसके पास जो जो मैसेजेस थे कि मेरा ये अधूरा रह गया, दीदी आप ये पूरा करो, दीदी पेरेंट्स को ये बोलो, दीदी आपके लिए ये मैसेजेस हैं। सोल्स जब भी जाना चाहते हैं, उनको लगता है कि मेरे पास जितनी भी चीज़ें बताने के लिए, मैं वो सारे मैसेजेस बता दूँ। उसने अपनी बहन को जो मैसेज दिया, उसने बोला, दीदी मैं परेशान नहीं हूँ, मुझे दर्द नहीं हो रहा है, मैं जा चुका हूँ, मैं ठीक हूँ। मम्मी पापा को समझाओ कि मुझे याद नहीं करेंगे, आप इस चीज़ को समझो कि आप मुझे याद मत करो। मेरा एक जैकेट है, मेरे फ्रेंड को वापस करो। अच्छा, मतलब उससे उसकी वो चीज़ लौटाओ। आपने क्यों वार्डरोब में रखी? क्योंकि उन्हें पता ही नहीं था ये किसका जैकेट है। मदर बोलती है, मुझे तो याद ही नहीं है बच्चे ने जैकेट कब खरीदा। आजकल के यंग जनरेशन मतलब कई चीज़ें वो दबी रह जाती हैं, उसको रिलीज़ करने पे फिर वो रिलीज़ हो गया। और जब ये सारी चीज़ें हुई, जब वो सब हुआ, मैंने सोल से पूछा कार्ड्स के थ्रू कि क्या आप वापस से मिलना चाहेंगे, क्या आप वापस आना चाहेंगे? क्योंकि जब भी आप कभी भी क्लोज करते हैं रीडिंग, मैं जब भी रीडिंग क्लोज करती हूँ, मैं हमेशा पूछती हूँ, क्या आप एज अ सोल वापस से कम्युनिकेट करना चाहते हैं या इसके बाद आप डिस्टर्ब नहीं होना चाहते? ये तो हमें परमिशन लेनी पड़ेगी। आज अगर मैं आपसे प्रिया मिलना चाहती थी, तो पहले मैंने आपको कॉल करके पूछा कि क्या प्रिया हम मिलेंगे? तो जब मैंने उस बच्चे से पूछा कि क्या आप वापस से आना चाहेंगे, क्या आप वापस अपनी सिस्टर से बात करना चाहेंगे, तो उसने बोला, नहीं मुझे नहीं आना, आप इसको बोलो कि मुझे याद करे, खुश हो मेरे लिए, लेकिन मुझे बार बार बुलाने की कोशिश नहीं करेगी। तो इस तरह से कुछ मैसेजेस सोल्स देना चाहते हैं। निपुर, अभी हाल ही में बहुत ख़राब इंसिडेंट्स हुआ, एक प्लेन क्रैश हुआ, उसमें काफ़ी लोग, काफ़ी क्या ऑलमोस्ट सब मारे गए। और एक पहलगांव में हुआ, जहाँ की मतलब एक साथ ही गोली से 26 लोग उड़ा दिए गए। तो ये इंसिडेंट्स हो जाते हैं एक साथ, एक टाइम पे ही मौत हो गई। तो ये सोल्स फिर जाती कहाँ हैं? जितने भी इस तरह के इंसिडेंसेस होते हैं जहाँ पर सोल्स एक साथ डिपार्ट करती हैं, हमें लगता है कोइंसिडेंस है, लेकिन ये उनका डेस्टाइन पाथ होता है। उनका सोल कॉन्ट्रैक्ट होता है कि वो ग्रुप में आते हैं और वो ग्रुप में जाते हैं। कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसा कनेक्शन होता है। ये दोनों बहुत अलग अलग तरह की बातें हैं। मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगी इस चीज़ में कि जब भी इतनी सारी सोल्स एक साथ इवॉल्व होना चाहती हैं, इनमें प्लानिटरी फैक्टर्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। दिन, टाइम, नंबर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जैसे इस केस में भी हमने देखा कि ये एस्ट्रोनॉमी, मतलब एग्जैक्टली एस्ट्रोनॉमी बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है। ये जो सारी सोल्स होती हैं, कहीं ना कहीं इनमें कोई ना कोई ऐसा कनेक्शन होता है कि ये डिसाइड करती हैं कि हम एक साथ जाएंगे। हमें लगता है कि इतनी सारी, मतलब एस्ट्रोलॉजिकली ये लोग कहीं ना कहीं से जुड़े हुए होते हैं। एस्ट्रोलॉजिकली नहीं, इनके सोल कॉन्ट्रैक्ट्स उस तरह से आते हैं कि हम एक साथ इस दुनिया से जाएंगे और हम एक साथ सोल्स, इनकी लाइफ में ये एज अ लेसन होता है। अच्छा। आप सोचिए कितना बड़ा लेसन है कि आप किस मूड में, जो भी प्लेन में बैठे थे, सब लोग अलग अलग इमोशन के साथ थे। कोई अपनों से दूर जा रहा था, कोई अपनी लाइफ बनाने वहाँ जा रहा था, कोई शादी करके जा रहा था, किसी की टमी में बेबी था, कोई अपना काम कर रहा था, पायलट वाज वर्किंग। तो उन सबके इमोशन और उनकी लाइफ की जर्नी कहाँ थी, किस जगह पर थी, और वो वहाँ से कैसे इवॉल्व होगी। यूजुअली हम सोचते हैं कि इतनी सारी सोल्स जाती कहाँ है, कैसे जाती हैं।
जब हम जाते हैं, जब हमारी सोल फ्री होती है, हमारे एंसेस्टर्स खड़े होते हैं हमारे लिए, वो हमें हील करने के लिए, हमारा स्वागत करने के लिए तैयार होते हैं। यही सुना है और ये विश्वास भी है, क्योंकि अचानक से सोल कहाँ जाएगी, उससे भी तो कोई ना कोई रास्ता या एक साथ चाहिए। तो जब ग्रुप सोल्स होती हैं, ग्रुप ऑफ हीलर्स होते हैं वहाँ पर, अच्छा, ग्रुप ऑफ स्पिरिट गाइड्स होते हैं, ग्रुप ऑफ एंजल्स होते हैं, उन सबको एक जगह पर ले जाने के लिए, उन्हें हील करने के लिए, उन्हें ये बताने के लिए कि आपका ये लाइफ लेसन था, आपने ये लाइफ लेसन कंप्लीट किया है। वो एक अलग फ्रीक्वेंसी होती है, वो एक अलग प्लेन होता है। नहीं पर फिर क्या होता है, मतलब इतने सारा, फिर इनको फिर बर्थ भी एक साथ ही मिलता है दोबारा, जो लाइफ लेसन्स एक साथ ये किया है तो एक साथ ही मिलेगा फिर ये लाइफ लेसन? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और मेरा ये बिलीफ है कि ये आसपास और आसपास की सिचुएशंस में बर्थ लेते हैं, साथ में बर्थ लेते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनका वो सोल जर्नी और कॉन्ट्रैक्ट जुड़ा हुआ है। जैसे आपने देखा, तो जरूरी नहीं कि आपका फैमिली से सिर्फ जुड़ाव है या आपके रिश्तेदारों से, बाहर भी जुड़ाव हो सकता है। ऐसे जब आपकी डेथ ऐसे होती है, जैसे पहलगाम में देखा कि भाई 26 जने एक साथ मर गए, तो उनका भी तो एक साथ ही कि भाई हमको 26 जनों को एक साथ जाना है, क्योंकि उनका सोल एक समय पे डिपार्ट किया, एक सिचुएशन के साथ डिपार्ट किया, कहीं ना कहीं एक ही इमोशन के साथ किया, जिस तरह से वो फील कर रहे होंगे जाते वक्त। इनमें से वो भी सोल्स होती हैं जो इनमें से जैसे जो पायलट है या जो अपना काम करते करते, अपना कर्तव्य करते करते गए हैं, जिन्हें हम सैक्रिफाइस कह सकते हैं या मार्टरडम कह सकते हैं। जैसे कोई सोल्जर जब जाते हैं, ये लोग चूज करते हैं कि मैं एक स्पिरिट गाइड के फॉर्म में अब वापस से रहना चाहूँगा, मुझे जन्म नहीं लेना। उन्हें लगता है कि अब मेरा वो प्लेन खत्म हो गया, जो सैक्रिफाइस वाला जो इमोशन होता है, उसके बाद वो चूज करते हैं कि मैं लोगों को गाइड करना चाहूँगा या चाहूँगी एज अ सोल। और यूजुअली वो सोल्स पीछे रह के एक स्पिरिट गाइड का रोल प्ले करते हैं। तो नॉर्मली ऐसे कभी आपके हुआ कि कार्ड रीडिंग में आया कोई जना, मतलब कोई व्यक्ति आया आपसे कराने के लिए और आपने उनकी रीडिंग करी, तो आपको लगा कि हाँ ये वही बंदा है जिसको स्पिरिट गाइड बना हुआ है आपका, तो ऐसे कुछ रीडिंग में आया कभी? रीडिंग में तो नहीं एग्जैक्टली, लेकिन मैं आपको बहुत ही प्यारी सी स्टोरी सुनाऊंगी। आपको पता ही है कि मेरे हस्बैंड आर्मी में है, तो मैं उस फेटर्निटी से, उस बैकग्राउंड में हूँ। और इसी तरह एक दिन हम मेस में बैठ के ये मीडियमशिप की बातें चल रही थी, सब लोग अपने अपने एक्सपीरियंस से शेयर कर रहे थे। मेरे पास तो एक कटोरा भर के एक्सपीरियंस है, आई हैव अ प्लेथोरा ऑफ एक्सपीरियंस टू शेयर। मैं अपनी कहानियाँ समझा रही थी, सुना रही थी। और जैसे ही मैंने स्पिरिट गाइड्स कहा, या जब मैं एक सोल्जर की जर्नी कैसी होती होगी मार्टिरडम के बाद, एक सैक्रिफाइस है वो, आप एक इस दुनिया के लिए, आप इस अर्थ के लिए सैक्रिफाइस हो रहे हैं, आप किसी को प्रोटेक्ट करते करते जा रहे हैं, तो वो किस फॉर्म में वापस आना चाहेंगे। तो एक ऑफिसर मेरे बाजू में बैठे थे, तो बोले मैम मेरे पास एक बहुत अच्छी स्टोरी है और मैं आपको सुनाऊंगा। बोले मैम आज आपने बोला तो मुझे समझ में आया कि मुझे कोई ना कोई गाइड कर रहा था। और उन्होंने मुझे बताया कि मैम एक दिन मैं कश्मीर में पोस्टेड था और गोलीबारी चल रही थी, सामने टेररिस्ट थे, हम अपना वो पर आप कवर करके खड़े हुए थे, और मैं एक पेड़ के पीछे खड़ा था और मैं बार बार वहाँ से गोली चला रहा था, और समहाउ एक पर्टिकुलर गोली आई और मैं झुक के सामने फायर करने की कोशिश कर रहा था, और मुझे ऐसा लगा जैसे मुझे पीछे से किसी ने खींचा हो। मैं अपने आप पीछे नहीं गया, मुझे किसी ने खींच लिया पीछे, और मैम वहाँ कोई नहीं था। और मुझे बहुत श्योर पता है कि मेरा जैकेट पकड़ के मुझे किसी ने पुश किया प्रॉपर। वो बोला कि मेरे 200 मीटर की रेंज में मैम कोई भी नहीं था, हम लोग सब 100-200 मीटर दूर एक दूसरे से खड़े हुए थे। बोले मैम मुझे आज भी याद है, जब मैंने अपना जैकेट देखा तो वो एक जो जैकेट खिंचा हुआ होता है उसका निशान था कि वो जैकेट किसी ने पुल किया है। बोले मैम वो गोली इतनी पास से होके गई कि अगर वो पेड़ से जिस तरह से चीरती हुई गई, आज भी उस गोली का निशान है। और जब मैंने वापस से उस जगह को विजिट किया, मैंने वहाँ जाकर और फिर से देख कर आया कि वो गोली का निशान किस तरह से, कि कोई उसको ऊपर से कोई गाइड कर रहा था, या तो कोई सोल्जर प्रोटेक्ट कर रहा था। मैं तो यही मानती हूँ कि कोई ना कोई सोल्जर जो पहले कभी शहीद हुए होंगे वो उसे प्रोटेक्ट कर रहे थे कि भाई पीछे आ जा। वो कहते हैं मैम मैं कितनी बार फायर कर चुका हूँ, कितनी बार ऐसी सिचुएशंस में रहा हूँ, लेकिन मुझे कभी ऐसा फील नहीं हुआ, बट दैट वाज अ वेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग। और ये स्टोरी हमें बताती है कि स्पिरिट गाइड्स होते हैं, गार्जियंस होते हैं जो आपको संभालते हैं। बिल्कुल। कई बार क्या होता है ना कि जैसे हाई एनर्जी लोग होते हैं, मतलब वो क्या रियल में अवतारित होते हैं? जैसे मैंने कई मतलब सुना है, जैसे आप कह रहे थे कि नीम करोली बाबा जी, तो क्या मतलब उनके जैसे कहते हैं कि उनके आश्रम में जाओ तो एक अलग सी एनर्जी फील होती है,
तो ये क्या है, मतलब ये नॉर्मली किसका कोई अवतार लेके आते हैं कि क्या है ये? इसके पीछे बहुत सारी कहानियाँ जुड़ी हुई हैं और इस तरह के हमारी धरती पर बहुत लोग हैं जिन्हें ओल्ड सोल कहा जाता है। वो बहुत इवॉल्व सोल होती हैं, उन्होंने बहुत सारी जर्नीज देखी हुई होती हैं। ओल्ड सोल का मतलब ये नहीं कि 2 जन्म 3 जन्म, हमारी ऐसा कहा जाता है हमारे पुराणों में कि मनुष्य बनने के लिए या मानव योनि में आने के लिए हमें 84,000 जन्म लेने पड़ते, 84 लाख जन्म लेने पड़ते हैं। तो आप सोचिए कि जब वो मानव जीवन के सबसे एंड वाले फेज में होंगे, उसके लिए आपको ना हमारा वो जो पिरामिड है वो समझना बहुत ज़रूरी है कि मनुष्य जीवन के लिए तो आप 84 लाख जन्म लेके आते हैं। उसके बाद की जर्नी क्या होती है? उसके बाद जब वो इस जर्नी से लास्ट या जो उनका फाइनल फेज होता है, उसके बाद वो स्पिरिट गाइड्स बनते हैं, उसके बाद वो एंजल्स बनते हैं और उसके बाद वो मास्टर्स में जाके लीन हो जाते हैं। ये हमारी एक सोल का जर्नी है। शुरुआत कहाँ से होती है? पहले हम पत्थर होते हैं, मिनरल्स होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, हम एनिमल्स भी होते हैं। मेरे पास ऐसे इतने सारे मीडियमशिप एक्सपीरियंसेस हैं जहाँ एनिमल्स ने कम्युनिकेट किया है। फिर एनिमल्स से बन के हम ह्यूमन फॉर्म में आते हैं। ह्यूमन एकदम सेंटर में आता है, 3 इधर और 3 इधर, और ह्यूमन इज अ वेरी, तभी तो बोलते हैं ना मनुष्य जीवन आसानी से नहीं मिलता। हाँ, इतना पार किया जब इतना पार किया तब मिला। इस तरह की जो सोल्स होती हैं, जैसे महाराज जी की आप बात कर रहे हैं, मैं जब उनके बारे में पढ़ती हूँ, लिखती हूँ, तो मैंने बहुत बार उनका प्रेजेंस महसूस किया है। आज भी जब मैं स्क्रिप्ट लिख रही थी और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा अंदाज़ा था कि आप इस तरह के सवाल मुझसे पूछेंगे तो मुझे महाराज जी का नाम लेना है, और मैं लिख रही थी और मुझे सच में वो लोग बोलते हैं कि वो साइकोलॉजिकल है, जो भी, मुझे एक भीनी भीनी सैंडलवुड की खुशबू आ रही थी, जो बहुत लोग बोलते हैं। ये वो सोल्स होती हैं जो बहुत इवॉल्व्ड होती हैं, इन्हें बहुत नॉलेज होता है, ये स्पिरिट वर्ल्ड से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होती हैं। जैसे नीम करोली बाबा के बारे में काफ़ी लोग बोलते हैं कि जब वो मनुष्य रूप में थे, ऐसा कहा जाता है कि जब वो मनुष्य रूप में थे, उनका हनुमान जी से एकदम 1-on-1 कनेक्शन था। कोई कहता था वो अवतार हैं, लेकिन वो कहते थे कि मैं हनुमान जी से वार्तालाप कर सकता हूँ, मतलब मैं उनका भक्त हूँ, शिष्य हूँ, मैं उनका अवतार नहीं हूँ। लेकिन काफ़ी लोगों का मानना था कि वो खुद हनुमान जी का अवतार थे और वो मीडियमशिप से बहुत कनेक्टेड थे। उनके सामने कोई जाके बैठता था, उसके बिना बोले वो उसकी सारी प्रॉब्लम्स और सब कुछ बता देते। आप समझिए कि मीडियमशिप का कितना हाईएस्ट ऑफ लेवल है, जिसे हम क्लियर वॉयंस भी कहते हैं, कि उन्हें साफ साफ दिखाई देती थी चीज़ें। पर क्या ये जो हाई लेवल एनर्जी के लेवल के जो लोग हैं, कि अभी तो जैसे अब वो नहीं है, मैं वही बता रही हूँ, पर दोबारा आते जब वो जीवित थे तब इस तरह के एग्जाम्पल्स लोग बताते थे उनके बारे में कि आप सामने जाके बैठो, वो आपके बारे में सब कुछ बता देंगे। उनमें हीलिंग बहुत स्ट्रॉन्ग थी कि वो आप उनके प्रेजेंस में होते वक्त भी आपको ऐसा लगता था जैसे आपके सारे दुख दर्द बीमारियां हील हो गई हों। आप सोचिए जब उनकी ह्यूमन फॉर्म में, एनर्जी किसमें, ह्यूमन फॉर्म में नहीं, सोल में है, तो जब उनका ह्यूमन फॉर्म खत्म भी हो गया, कहीं ना कहीं आज भी उस जगह पर उनकी सोल प्रेजेंस बहुत स्ट्रॉन्ग है और लोगों को एग्जैक्टली वैसा ही फील होता है एज इफ वो वहाँ पर आज भी हैं। नहीं तो मतलब इसको क्या कहेंगे कि सोल अब उनकी रिलीज नहीं हुई है, कि या मतलब ये वो जाना ही नहीं चाहती, मतलब वहाँ छोड़ के? मैंने आपको वो पिरामिड समझाया था अभी। हाँ। मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा मानना है कि एज अ सोल वो इतने इवॉल्व हो चुके थे कि उनकी जो नेक्स्ट डिसीजन, जो उनको डिसीजन मेकिंग पॉइंट था उनका, तब उन्होंने एक स्पिरिट गाइड का फॉर्म लेना पसंद किया। मैंने आपको बताया ना, ह्यूमंस के बाद स्पिरिट गाइड्स आते हैं, स्पिरिट गाइड्स के बाद वो लोग एंजल फॉर्म में आ जाते हैं, एंजल फॉर्म के बाद वो मास्टर में समा जाते हैं, सबको मतलब अब गाइड कर रहे हैं। और जो भी एज अ स्पिरिट गाइड आज भी लोगों को अपने कर्मों के हिसाब से, अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं तो आपको अच्छी तरह से वो गाइड करके आप उच्च कोटि का बनाएंगे आपको। आपको लगता है कि गाइडेंस सिर्फ अच्छे या बुरे कर्म से होता है? गाइडेंस तो हम सबको चाहिए। अगर जिसके कर्म सही नहीं है, अगर उसको गाइडेंस मिलेगा तो कम से कम वो सही कर्मों की तरफ जा सकते हैं। तो जब मुझे लगता है कि महाराज जी जब लोगों को गाइड करते होंगे, मैंने काफ़ी लोगों के किस्से सुने कि वो उन्हें सपने में आए, उन्होंने सपनों में साक्षात गाइड किया है कि आप ये करो और ऐसे करो। तो कहीं ना कहीं वो स्पिरिट फॉर्म में इतने प्रेजेंस हैं, उनका प्रेजेंस उस जगह के आसपास भी है, उस जगह पर भी है और लोगों के साथ भी है। अब सोचिए वो सोल कितनी इवॉल्व है। कोई मतलब ऐसे कोई वाकया कि किसी को मतलब उनको मतलब नजर आए या कुछ उनकी सोल ने उनको हेल्प किया, रियल हेल्प किया? ढेर सारे एक्सपीरियंसेस हैं लोगों के पास। मैंने उस जगह को कभी विजिट नहीं किया, लेकिन आप मानेंगे नहीं, हाँ आप मानेंगे नहीं कि ये
इस इन 2 महीनों में 8वीं बार है जब हम इस बारे में बात कर रहे हैं, और मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं एक मैसेज आ रहा है मुझे कि मुझे विजिट करो, मुझे विजिट करो। मुझे इतना स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस फील हो रहा है, एज इफ जब मैं ये स्क्रिप्ट लिख रही थी और मैं उनका नाम लिख रही थी, मैंने आपको बताया कि मुझे ना पीने पीने से खुशबू आ रही थी, जो काफ़ी लोगों ने, तो मुझे नहीं पता लोगों के एक्सपीरियंसेस कितने सही है या गलत, लेकिन मुझे जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग कि कोई भी मिलता है उनके बारे में बात कर रहा है, इट कैन नॉट बी अ कोइंसिडेंस, इट इज़ प्रोबेबली अ मैसेज उनके थ्रू आ रहा है कि आप मेरे पास आओ, शायद मेरे पास आपके लिए कोई मैसेज या गाइडेंस है। तो मतलब ये अपने धरती पे ऐसे अवतारित लोग आते रहेंगे और गाइड देते रहेंगे। ऐसे धरती पे बहुत अवतार आते हैं जो बहुत प्योर फॉर्म में आते हैं। आपको कैसे पता चलेगा कि ये एकदम प्योरेस्ट ऑफ द फॉर्म है? प्रेमानंद महाराज जी के बारे में बताइए। मैं वही बता रही थी आपको, व्हाट अ कोइंसिडेंस, हमारा फ्रीक्वेंसी इतना मैच कर रहा है कि प्रेमानंद महाराज के प्रेजेंस इटसेल्फ में आप बैठेंगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे एक अलग सी शांति है, सारे इमोशंस बहना शुरू हो जाते हैं, उनके शब्दों से नहीं, उनकी साइलेंस से। कहीं ना कहीं वो आपकी आत्मा को छू लेते हैं। मुझे लगता है कि सोल के साथ साथ, मैंने उनको कभी देखा नहीं है, मैंने हमेशा उनकी बातें सुनी है, टीवी पर सुनी है। और जब मैं अभी वृंदावन गई थी, मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि चलो आश्रम विजिट करते हैं, शायद दर्शन हो जाए उनके। और उस दिन उनकी शायद तबीयत ठीक नहीं थी, तो उनका आश्रम बंद था, लेकिन आश्रम के आगे का एक हिस्सा है जहाँ पर पूरे समय भजन चलते रहते हैं। हम वहाँ जाकर बैठे और पता नहीं क्या, आई एम वेरी सॉलिड, मेरा फाउंडेशन बहुत सॉलिड है, मैं बहुत जल्दी इमोशनल नहीं होती क्योंकि मैं इतने लोगों से बात करती हूँ, मेरे पास वो स्पेस नहीं है। मैं वहाँ जाके बैठी और मुझे इतनी शांति फील हो रही थी, वहाँ कंटिन्यूस भजन चल रहे थे और मेरे धर 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 आंसू बहने लग गए। दैट काइंड ऑफ पीस एंड लेटिंग गो। आप सोचिए कि उनके प्रेजेंस मात्र में, जबकि वो मेरे सामने नहीं है, लेकिन वो उस पर्टिकुलर जगह पर है। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि ऐसे सोल्स बहुत सारे हैं कि जिनके सिर्फ प्रेजेंस से ही आपको वो रिलीज या आपकी सोल को वो एक दिशा मिल जाती है। बिल्कुल। आपने जैसे ना मेरे को काफ़ी बताया कि हम मिनरल्स बनते हैं, फिर प्लांट्स, फिर एनिमल से। तो कोई एनिमल यूनी का कोई आपके पास है, कोई ऐसा कोई विचित्र, कोई ऐसे कोई सूचना वगैरह किसी को मिली हो? बहुत सारे एग्जाम्पल्स, काफ़ी लोग हैं जो अपने पेट्स खो देते हैं और वो मेरे पास आते हैं कि मुझे पेट की बहुत याद है। कितनी बार ऐसा होता है प्रिया कि हम रीडिंग कर रहे होते हैं और मैं एकदम से बोलती हूँ कि एक गोल्डन कलर का डॉग दिख रहा है आपके आसपास, बोलते ओह वो यही है क्या, एंड दे सो हैप्पी जस्ट लिसनिंग टू दैट वर्ड। आई सेड कि वो ये कम्युनिकेट करना चाहते हैं। इसी तरह का एक इंसिडेंस अभी हुआ था जब एक लेडी मेरे पास आई, उनका 7-year-old डॉग था और वो पास अवे हुआ, एंड इट वॉज़ वेरी अनएक्सपेक्टेड। वो थोड़ा सा बीमार हुआ, उसने वॉमिट किया और 2 दिन बाद वो गुजर गया। और उनको इतना हैवीली उसका प्रेजेंस फील होता था, बोलती कि मुझे कितनी बार उसकी खुशबू आती है, मैं हॉल में बैठती हूँ तो मुझे एक समय के लिए मैं भूल जाती हूँ कि वो नहीं है। तो बोलती नुपुर मुझे बहुत याद आती है उसकी, क्या वो मुझे कोई मैसेजेस देना चाहता है या वो मुझे कुछ बोलना चाहता है, कुछ बताना चाहता है। तो मैंने कहा ठीक है, आप मुझे उसका नाम बताइए और उसका अडॉप्शन डेट बताइए, आपने कब उसको लेकर आए थे। और जैसे ही उन्होंने बताया, मुझे बिल्कुल उसके बचपन से लेकर उसके बड़े होने तक की सारी यादें सामने आने लगी। मैंने बोला आपके मन में कुछ ऐसा चुभ रहा है क्या? वो पूछ रहा है कि उसे कुछ हो गया या उसे किसी ने कुछ कर दिया। तो बोलती नुपुर तुम्हें कैसे पता? बोले मैंने तो पूरी रिसर्च कर ली, मैं थक गई पता लगा के कि क्या किसी ने कुछ खिला दिया उसको। तो मैंने उनको कहा कि वो बता रहा है कि उसके जो पीने वाला पानी था उसमें कुछ कीड़ा वगैरह गिर गया था, उसके बाद भी उसने वो पानी पी लिया तो उसको स्टमक इन्फेक्शन हो गया। तो बोले हाँ मुझे डॉक्टर ने तो बोला था कि इसको स्टमक इन्फेक्शन हुआ है, लेकिन स्टमक इन्फेक्शन से कोई पास अवे थोड़ी ना हो जाएगा। मैंने बोला नहीं आप गलत कह रहे हैं, मुझे आपका डॉग बता रहा है कि इसको पहले भी डाइजेस्टिव इश्यूज़ हो रखे हैं। बोले हाँ, जो वो ना 4 years का था तब एक बार बहुत ज़्यादा डाइजेस्टिव इश्यूज़ हो गए थे। वो बोल रहा है कि मैं आपके आसपास हूँ, मैं आपको प्रोटेक्ट कर रहा हूँ और मैं बहुत टाइम तक आपके पास रहना चाहता हूँ। आप मेरा प्रेजेंस एंजॉय करो और जब मेरा टाइम आएगा आप अपने आप बाय डिफ़ॉल्ट एक दिन एक डॉग अडॉप्ट करके ले आओगे। बोलती नहीं, मेरा बहुत श्योर है कि मैं कोई डॉग अडॉप्ट नहीं करूँगी। तो मैंने उनको बोला आप देखना इस तारीख को इस साल, उसने बताया कि मैं इस मंथ में February March के आसपास मुझे लेकर आए थे ये, और इसी समय पे ये सेम ब्रीड का डॉग अडॉप्ट करेंगे। इस बात को ऑलमोस्ट 3-4 साल पूरे हो गए, मैं ये वाकया पूरी तरह से भूल गई। हम लोग आर्मी वाले, हम लोग बार बार मिलते हैं एक दूसरे से, हम फिर आते जाते हैं और मिलते हैं। और वो मुझे मिली और मैंने उनसे पूछा आप कैसे हैं? बोला अरे नुपुर तुम कैसी हो? बोले बढ़िया। बोले तुम्हें पता है मैंने एक डॉग अडॉप्ट कर लिया। मैंने मुझे पता
था नहीं, लेकिन मतलब मुझे कार्ड्स के थ्रू वो इंडिकेशन उस समय आपको याद है अडॉप्ट किया और वो रिलीज हो गया। वो रिलीज हो गया। तो मैंने बोला कितने साल का हो गया, तो बोले वो ऑलमोस्ट 2.5 ईयर्स का हो गया और बहुत शैतान है। और मैंने बोला आपने इसका नाम वो नहीं रखा ना, तो बोलती नहीं मैंने उसका नाम न्यू रखा। और मैं बहुत खुश हूँ, मुझे फुलफिल्ड फील होता है। और एग्जैक्टली यही मैसेज मुझे उसने दिया था कि थोड़े से समय के बाद जब ये लोग न्यू लेके आ जाएंगे तब मैं चला जाऊँगा और इनकी लाइफ में फुलफिलमेंट वापस आएगी। तो कभी कभी डॉग्स इतने प्रोटेक्टिव होते हैं अपने ओनर्स को लेकर, वो इतने सेंटिमेंटल होते हैं कि वो, क्योंकि उनके पास शब्द तो होते नहीं हैं लेकिन उनके पास इमोशंस बहुत स्ट्रांग होते हैं। अगर आप देखेंगे डॉग्स की आंखों में आपको इतनी स्ट्रांग एनर्जी दिखाई देगी, वो सिर्फ आंखों से ही कम्युनिकेट कर देते हैं। तो जब मैं उनसे ये सब बोल रही थी तो बोले मुझे आज भी इसकी वो आंखें याद हैं। जब वो जा रहा था ना मुझे छोड़ के, तो मुझे बोल रहा था कि आप ना अपना ध्यान रखना। मैंने बोला अच्छा, मतलब जो डॉग लवर्स होते हैं वो कम्युनिकेशन इतना स्ट्रांग फील होता है। और इसी तरह डॉग्स कभी भी आ जाते हैं रीडिंग में कि एज अ प्रोटेक्टर मैं आपके साथ हूँ। चलिए अब एक है ना लाइव आप करके बताइए, और लाइव मैं मेरे पे ही करवाऊंगी। जी बिल्कुल, ठीक है। स्वागत है आपका। आपका पूरा नाम चाहिए मुझे और डेट ऑफ बर्थ। प्रिया सोमानी 5361 5 मार्च। ठीक है। आपका सबकॉन्शियस काफ़ी स्ट्रांग है ना? आपको नींद ठीक से नहीं आती क्या बीच बीच में? हाँ, कभी कभार नींद, कभी कभी हाँ। वो हैवीनेस फील होती है आपको? मेरे को ड्रीम्स बहुत आते हैं, बहुत ज़्यादा आते हैं, इसलिए मैंने पूछा कि आपको नींद ठीक से नहीं आती। और आप उठते भी है बीच बीच में, हाँ। ड्रीम्स आते हैं और अचानक से नींद खुल जाती है। खुल जाती है, और मैं कई बार ड्रीम से घबरा भी बहुत जाते हो। आपका 9 ऑफ सॉर्ड्स था, इसीलिए मुझे पता चला कि कहीं ना कहीं सोने में कोई तकलीफ हो रही है और धीरे से मैं ड्रीम्स की तरफ आती हूँ। लेट्स सी। ठीक है। अभी आप मुझे कुछ नहीं बताएंगे, मैं धीरे से बोलूँगी। ओह वाह, हाई प्रीस्टेस आपका साथ दे रही। आपको अकल्ट में बहुत इंटरेस्ट है? मेरा इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है। और कहीं ना कहीं आप इस बारे में पढ़ते भी बहुत रहते हैं। आप आज मुझसे, क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल्स आया है, कहीं ना कहीं आप किसी मेल के बारे में मुझसे बात करना चाहते हैं, किसी पुरुष के बारे में आप मुझसे बात करना चाहते हैं। और हमिट भी है, तो कहीं ना कहीं आप कोई आंसर सीख कर रहे हैं। आपके अंदर बहुत सारे सवाल हैं जो आप करना चाहते हैं। देयर इज अ लॉट ऑफ इंक्विजिटिवनेस इन द कार्ड्स। और हाई प्रीस्टेस का प्रेजेंस ये बताता है, जब मैं आपको कार्ड्स दिखा रही थी अपने, हाई प्रीस्टेस एक बहुत ही इंट्यूटिव कार्ड है जो 2 वर्ल्ड्स के बीच का एक ब्रिज है। इसमें एक ब्लैक पिलर है, एक वाइट पिलर है, और उन दोनों को मर्ज, इट्स लाइक अ वेल बिटवीन द 2 वर्ल्ड्स। सो दिस इज़ अ वेरी सॉलिड कार्ड। जब मैं आपको बताऊंगी कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी का ऐसा प्रेजेंस है जो आपसे कम्युनिकेट करना चाहता है, एक मेल प्रेजेंस है, और आपने अपनी स्वेच्छा से उसे बुलाया है, क्योंकि आप जवाब चाहते हैं। हमिट का मतलब ये कि आप सवाल पूछना चाहते हो, आप जवाब चाहते हैं। आप किस लिए आए हैं बताइए आज मेरे पास? एक तो क्या मेरे चारों तरफ मेरे आसपास कोई है, मतलब स्पिरिट? वही मैंने आपको बताया कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है, मेल प्रेजेंस है। आपने अपनी स्वेच्छा से उसे बुलाया है। अब जब ये वीडियो सुनोगे आपको मजा आएगा। बताइए क्या पूछना है आपको? मैंने तो ये सोचा था कि मैंने नॉर्मली मैं पूछूंगी कि मेरे ससुर जी 5 साल पहले चले गए थे, और अब वो तो मतलब हाई अप होंगे, एंड उनका क्या सोचना है हमारे लिए। नाम बताइए, सिर्फ फर्स्ट नेम। श्री कृष्ण। जो वो थे तभी भी आपका उनके साथ कनेक्शन बहुत अच्छा था? हाँ, मतलब ऐसे कोई वो नहीं था। हाँ, नहीं, इट वॉज अ गुड कनेक्शन। आप डरते थे, उन्होंने ऐसा कभी कुछ किया नहीं, लेकिन आप बहुत कतराते थे, डरते थे। आपके मन में एक रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रांग था, जिस वजह से आप बहुत ज़्यादा ऐसे बात नहीं करते थे। आपने वो दूरी रखी, उन्होंने कभी ऐसा कुछ बोला नहीं या किया नहीं। अरे वाह। आपकी फैमिली का काफ़ी सारा फाउंडेशन है जो उन्होंने बनाया है। प्रॉब्ली आपके बिजनेस की नींव, घर की नींव उनके हाथों से बनी हुई है, ऐसा कार्ड्स बताते हैं मुझे। आप क्या पूछना चाहते हैं कि वो आपके बारे में क्या सोचते हैं? अरे वाह, वो उनका जो भी प्रेजेंस है, जो भी मैसेजेस हैं, कहते हैं कि आप एज अ फैमिली बहुत जस्टिस कर रहे हैं। आपके जो भी परिवार को जो भी कुछ चाहिए है, जिस तरह की लाइफ वो चाहते थे कि मेरे बच्चे जिए, आप
पे पूरे खरे उतरे हैं और उस तरह से अपनी लाइफ को आगे बढ़ा रहे हैं। वो आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं कि अब जो भी काम आपने शायद इससे पहले कभी कोई काम नहीं किया, दिस इज़ द फर्स्ट टाइम जब आपने अपने करियर को आगे बढ़ाया। मैंने मतलब काम ऐसे मतलब किए बट टूटे फूटे किए, अब इस टाइम जाके मैंने किया है ये कि अब मैं अपना करियर आगे बढ़ाऊंगी, अपना आइडेंटिटी आगे बढ़ाऊंगी। तो वो कह रहे हैं कि आपने बहुत अच्छा स्टार्ट किया है, बहुत अच्छे मैसेजेस हैं, बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं, और वो कहते हैं कि वो बहुत खुश हैं जिस तरह से आपने फैमिली को आगे बढ़ाया और कल्चर को आप आगे बढ़ा रहे हैं। लॉट ऑफ ब्लेसिंग्स फॉर द फ्यूचर। ओके, चलिए हमने अभी एक लाइव रीडिंग कराई है इनसे, और बड़ी इंटरेस्टिंग मैंने अपनी ही कराई है, और बड़ी इंटरेस्टिंग रीडिंग दी, और बिल्कुल जो मेरे को जवाब चाहिए थे वो बिल्कुल मिले मेरे को जवाब। और मैं चाहूँगी कि अगर आप कुछ चीज़ जवाब चाहते हैं, आपके पूर्वज कुछ कहना चाहते हैं, या आप किसी से जुड़ना चाहते हैं, तो ज़रूर आप ये टैरो के थ्रू, ये मीडियमशिप से जुड़ के आप रीडिंग कराइए ज़रूर से, और अपने लाइफ को थोड़ा सा आप ये ज़रूर से रिलैक्स तो फील कर ही सकते हैं। और ये नुपुर जी का नंबर मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डालूँगी, आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं और आप इनकी हेल्प ले सकते हैं। धन्यवाद। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर दें। और अगर कमेंट में कुछ भी अगर आपको नुपुर जी से पूछना है तो मैं इनसे पूछ के जवाब ज़रूर से आपको डालूँगी। थैंक यू सो मच प्रिया जी, मुझे यहाँ पर बुलाने के लिए बहुत ही सौभाग्य फील हो रहा है। थैंक यू सो मच व्यूअर्स ये देखने के लिए। आई होप कि मैंने जो भी आज कहा वो कनेक्ट किया हो आपने, और आपकी सोल जर्नी भी इसी तरह से इवॉल्व हो, आपकी समझ बढ़े। मेरी बुक शफल्स ऑफ लाइफ ज़रूर पढ़िए, अमेज़ॉन पर है, और आप मुझे इंस्टाग्राम पे प्रिया जी के पेज से फॉलो कर सकते हैं। मैं टारू रानी के नाम से इंस्टाग्राम पर अवेलेबल हूँ। थैंक यू।